हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 6.2 प्रारंभ करेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि आकृति 1 और 2 में DE पैरेलल है BC के, अर्थात DE और BC समांतर हैं। फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पहला वाला चित्र ले लेते हैं। इसमें हमें EC ज्ञात करना है। तो अभी आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पास ये एक त्रिभुज बना हुआ है और आपको बोला गया है कि DE पैरेलल है, अर्थात समांतर है BC के। तो आपको चूंकि EC ज्ञात करना है, तो अब यहां पर सबसे पहले आप जो आपको ज्ञात करना है आप उसको x मान लीजिएगा। तो आपने EC मान लिया x। अब आप देखो, हर जगह आपके पास जो मात्रक है वो सेंटीमीटर में है, तो आप इसे x सेंटीमीटर में ही माने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप यहां से ये देखिए कि आपने देखा कि DE समांतर है BC के, तो चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए त्रिभुज ABC में आपने पढ़ा था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब उसमें आप देखिए कि कैसे हम लिखते थे। उसमें आप देखिए कि अगर आप AD लेते हैं ये, तो अगर AD बटे आप AB ले लेते हैं बराबर, तो जैसा आपने देखो इधर लिया है AD बटे AB, तो आप इधर भी पहले AE लेंगे, क्योंकि AD छोटे वाले त्रिभुज का है, तो इधर भी छोटे वाले त्रिभुज की AE ले लीजिएगा और फिर इधर AC ले लीजिएगा। क्योंकि आपको चूंकि EC निकालना है, तो ध्यान रखें आप ऐसी वाली भुजा जरूर लेंगे जिसमें EC कहीं ना कहीं तो मिल रहा होगा ही। तो AE बटे AC आपने ले लिया यहां से। अब आप देख सकते हैं कि AD आपको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से आपने AD लिख दिया 1.5 सेंटीमीटर बटे AB। अब देखो यहां से AD आपके पास 1.5 है और BD आपके पास देखिए 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने तो AB लिखा है, तो AB अब आप देख सकते हो आपके पास AD प्लस DB आ जाएगा। तो अभी तो मैं यहां पर ऐसे ही लिख देता हूं AD प्लस DB, ताकि आपको समझ में ढंग से आ जाए। इसी तरीके से AE ये आपको दिया हुआ है 1 बटे AC, यदि आप लिखेंगे तो अब आप देखिए AC को आप लिख सकते हैं AE प्लस EC, तो आपने AE प्लस EC लिख दिया। अब चूंकि आपको EC का मान निकालना है और बाकी मान आपके पास पता ही है, तो देखिए 1.5 बटे AD 1.5 है प्लस DB यदि आप देख रहे हैं इस चित्र में तो आपके पास 3 सेंटीमीटर है बराबर। यहां से देखिए 1 बटे AE का मान 1 है और EC आपको निकालना है, अर्थात x। तो अभी आप गौर करने पर पाएंगे 1.5 बटे 4.5 बराबर 1 बटे 1 प्लस x। तो देखिए दशमलव ये दोनों हटा सकते हैं आप, और फिर आप देखिए 15 से 45 यदि कैंसिल करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। तो अगर आप अभी तिरछा गुणा करेंगे तो अभी तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स। तिरछा गुणा करें तो 1 प्लस एक्स बराबर 3 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ से 3 माइनस 1 अर्थात 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास EC आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास पहले भाग का उत्तर आ गया, क्योंकि आपसे EC पूछा गया था और आपने वो निकाल दिया 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहां पर एक बात और समझिए आप कि अभी देखिए हमने यहां पर आपको जो प्रमेय से हमने ये रिलेशन लिखा है, इसकी जगह हो सकता है कुछ छात्र अलग रिलेशन यूज करें। समझ लेते हैं आखिर वो कौन सा कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां तक तो सभी कुछ लाइन सेम होगी, यहां पर मैं मेथड 2 करके लिख देता हूं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ही, तो देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं AD बटे DB। अब आप गौर करिए, आपने AD बटे DB लिया है, तो अब आप यहां पर बिल्कुल उसी के जैसी भुजाएं लेंगे। तो AD इधर लिया है तो आप इधर AE लेंगे बटे, अब आप देखो यहां पर आपने DB लिया हुआ है, तो अब आप यहां पर EC लेंगे। तो इस तरीके से आपने यहां पर EC लिख दिया। तो आप देखो गौर करने पर आपको AD तो 1.5 दिया था बटे DB 3 दिया था,
AE 1 था और EC आपके पास x था। तो आप देखिए यहाँ से ये दशमलव यदि आपने हटाया तो यहाँ 30 हो गया, तो 15 से 30 दो बार कैंसिल हो गया, तो 1/2 बराबर 1/x और x बराबर 2 आपके पास आ जाएगा। और x का मान मतलब आपके पास भुजा EC आ गई है 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपने देखा चाहे आप दूसरी तरीके से उस प्रमेय को लगा रहे हैं तब भी आपके पास उत्तर बराबर ही आएगा। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें आपके पास हमेशा आंसर सेम आएगा, बस ध्यान रखें आप फॉर्मूला सही लगाएं। तो ये पहला भाग तो आपके पास हल हो चुका है। अब हम देखिए दूसरे वाले भाग पर आते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आपको ये एक त्रिभुज दिया हुआ है और आपको देखिए यहाँ पर AD का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले भाग को हल करें तो आपको चूंकि AD का मान ज्ञात करना है तो आप AD को ही मान लीजिएगा x के बराबर। आप AD को AD भी लिखा रहने सकते हैं, x मान सकते हैं, y जो चाहे वो मानिए। तो ये तो हमने अपनी सुविधानुसार x मान लिया क्योंकि हमें बार बार AD नहीं लिखना पड़ेगा, आप x लिखेंगे केवल उसकी जगह हम। अब यहां पर आप देखो कि DE समांतर है BC के, वो दोनों में था तो DE आप देख सकते हैं समांतर है BC के। तो यहां से देखिए चूंकि DE समांतर है BC, ये देखिए समांतर का चिन्ह होता है ये वाला चिन्ह बड़ा सा, अर्थात समांतर है। अब आप यहां पर भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखिए प्रमेय लगाएंगे तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से लें। तो जैसे मैंने पहले वाले भाग में आपको दोनों तरीके से प्रमेय लगाना सिखाया, आप यहां पर पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर हैं, आप जैसे लेना चाहें। आपको AD निकालना है तो आप देखो AD ले लो और इधर आपको DB दिया है तो आप DB ले सकते हैं। तो आपने देखे जैसे लिया इधर AD/DB, तो उसी तरीके से आप देखिए दोनों दूसरी तरफ जो भुजाएं होंगी वो AE/EC ले लीजिएगा। ध्यान रखें वही भुजाएं लीजिएगा जो आपको पता हो या जिनका मान आपको निकालना है। तो इस तरीके से आप AE/EC भी ले सकते हैं इधर। तो ये AE/EC आपके पास हो जाएगा। अब यहां से देखिए सभी के मान हम लगाएंगे तो AD तो आपको निकालना है और DB का मान 7.2 है, तो ADX हो गया और DB का मान 7.2 बराबर AE 1.8 है और EC 5.4 आपके पास दिया हुआ है। तो अब चूंकि आप देखो आपको तो x का मान निकालना है यहां से, तो सबसे पहले तो आप दशमलव हटाएंगे, इधर भी हटाएंगे तो x गुणा 10 आ गया। तो 18 से 54 ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो x गुणा 10/72 बराबर 1/3 आपके पास हो जाएगा। तो देखिए x गुणा 10 बराबर 72/3। अब आप 3 से 72 को कैंसिल करेंगे तो देखिए ये 24 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास आ गया 24/10, अर्थात यहां से x का मान 2.4 आ जाएगा और x आपने AD को माना था, अर्थात AD की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न का दूसरा वाला भाग भी हल कर दिया है। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। यहां पर बोला गया कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर होगा QR के। तो अब यहां पर आप देखो आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं। अब इन 3 भागों में जो जो आपको दिया हुआ है आप उनको पहले बाद में दिखाएं। सबसे पहले आप एक रफ ग्राफ बनाएंगे ऐसे प्रश्नों में। तो देखिए आपको बोला गया है एक त्रिभुज है PQR, तो आप एक त्रिभुज कोई सा भी ऐसी बना लीजिएगा रैंडम कुछ भी, आप इनको नाम दे दीजिएगा। ये आपने P बोल दिया, ये Q और ये R बोल दिया। अब आप यहां से देखिए कि PQ और PR पर बिंदु E तथा F आपको दिए हुए थे, तो आपने देखिए E ये मान लिया और F ये मान लिया। तो आप इस बात को बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि भले ही हमने जो अभी बिंदु माने हैं और आप अगर इनको जोड़ेंगे बिंदुओं को तो आपको लग रहा होगा EF पैरेलल है QR के, अर्थात EF और QR समांतर है, ये आपको लग रहा है क्योंकि हमने कोई भी ऐसी फिगर बना लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है अभी ऐसा है। अभी हम कैसे इसको जांचेंगे वो हम आपको अभी समझा ही रहे हैं। तो यहां से
आप देखो आपको दिया हुआ है पीई 3.9 सेंटीमीटर है, तो आपने पीई निकाल लिया 3.9। फिर आप देखिए आपको बोला गया है EQ 3 सेंटीमीटर है, तो EQ आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर। PF 3.6 सेंटीमीटर है, तो आपने इसको 3.6 लिख दिया। और FR 2.4 सेंटीमीटर है, तो आपने इसको 2.4 लिख दिया। अब आपके पास ये तो आपने डाटा लिख दिया जो आपको प्रश्न में दिया था। अब चूंकि आपने देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से पढ़ा था कि यदि EF समांतर होता QR के तब उनके अनुपात समान आते, तो आप पहले अब यहां पर अनुपात निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या ये बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम अनुपात निकालते हैं। तो PE बटे EQ हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 3.9 बटे 3, अर्थात देखो 1.3 आ गया ये तो। इसी तरीके से अब आप PF बटे FR निकालेंगे। तो देखो PF आ गया 3.6 और FR आ गया 2.4, तो इनको हटा दिया आपने दशमलव को, तो ये आपके पास 36/24 आ गया। अब आप देखो अगर आप 12 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार कैंसिल हो गया और ये 2 बार, 3/2 आया। जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो 1.5 आया। अब आपने देखा कि चूंकि PE बटे EQ इज नॉट इक्वल टू PF बटे FR, नॉट इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं आए, क्योंकि एक की वैल्यू आई 1.3 और एक का अनुपात आया 1.5। तो आपने चूंकि समानुपातिकता प्रमेय से पढ़ा था कि यदि अनुपात बराबर आते थे तो आप बोलते थे कि हाँ वो पैरेलल है। तो अभी आप बोलेंगे कि चूंकि ये अनुपात बराबर नहीं आए हैं इसलिए EF तथा QR समांतर नहीं है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि EF और QR समांतर नहीं होंगे। चलिए अब हमने पहला भाग तो हल कर दिया, अब हम दूसरे वाले भाग पर चलते हैं। तो दूसरे वाले भाग में भी आपको त्रिभुज तो PQR ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम त्रिभुज यहां पर PQR दोबारा बना देते हैं कोई भी। तो देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया PQR। ध्यान रखें आप एक जनरल फिगर बना रहे हैं, तो ये हो सकता है चित्र कैसा भी आपके सामने बने, बस आपको जो जो हमें निकालना है उसको ध्यान रखना है। सॉरी ये ABC ना होकर PQR आपको बनाना है, PQR। फिर आपको बोला गया था कि बिंदु E है PQ पर, तो आपने देखो ये E मान लिया कोई भी बिंदु PQ रेखा पर। इसी तरीके से PR भुजा पर बिंदु F बोला गया है। अब आप इन दोनों को मिला दीजिएगा। तो ध्यान रखें मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हो सकता है आपको देखने में लग रहा होगा कि EF और QR तो समांतर हैं, लेकिन देखने से मतलब नहीं है, आपको पूरा हल करना पड़ेगा। तो इसलिए लग रहा है लेकिन अभी आप आंसर नहीं दे सकते कि क्या ये बराबर है या नहीं। चलिए अब आप देखो कि आपको PE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QE दिया हुआ है 4.5, PF 8 और RF 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं PE आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, फिर आपको QE दिया हुआ था 4.5 सेंटीमीटर, तो ये आपने 4.5 QE बना दिया। फिर आपके पास PF था 8 सेंटीमीटर और फिर RF था 9 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि PE बटे EQ आप निकाल लीजिएगा पहले। तो यहां से देखो 4 बटे 4.5 आप करोगे तो ये 40/45 आया। अब आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपके पास 8/9 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप PF बटे FR भी निकालिए। तो PF बटे FR आपने निकाला तो वो भी आपके पास 8/9 ही आया। तो चूंकि आपने देखा PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, अर्थात रिवर्स में अगर आप इसको समझें तो उससे अब हम लिखेंगे कि चूंकि ये अनुपात बराबर आए हैं इसलिए EF पैरेलल होगी QR के। तो इस तरीके से आपने यहां पर बता दिया कि EF QR के समांतर हो जाएगी। तो ध्यान रखें जो ये वाला चिन्ह होता है आपके पास समांतर का चिन्ह होता है, तो इसको पढ़ते हैं EF पैरेलल है QR के या EF समांतर है QR के।
अब यहां से एक बार आप समझ लीजिएगा विलोम का मतलब कहने का क्या था, क्योंकि देखिए आपने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में सीखा था कि यदि ई एफ समांतर है क्यू आर के तो ये बराबर होंगे अनुपात। विलोम में बोला जाता है कि यदि अनुपात बराबर है तो आप बोल सकते हैं कि ये भुजाएं भी समांतर हो जाएंगी। चलिए इस तरीके से अब आपके पास दूसरा वाला भाग तो हल हो गया। अब हम तीसरे वाले भाग पर चलते हैं। तो तीसरे वाले भाग में भी आपको बनाना तो त्रिभुज पी क्यू आर ही है। तो चलिए तीसरे वाले भाग में हम त्रिभुज पी क्यू आर बना देते हैं पहले। तो आपने कोई भी एक त्रिभुज बना दिया पी क्यू और आर। अब यहां पर आपको बोला गया था पी क्यू पर एक बिंदु है ई और पी आर पर एक बिंदु है एफ। अब आप ई से एफ को मिला देंगे, तो आपने ई से एफ को मिला दिया। हो सकता है आपको देखने में बराबर लग रहा हो, लेकिन कोई भी अपना आंसर तुरंत ऐसे नहीं देना, आपको तो पूरा सॉल्व करके बताना है। अब यहां से आप देखो, अगर हम जो भुजाएं देखें, अगर जो हमें दी हुई थी तो वो आपके पास दी हुई हैं। पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर है 2.56 सेंटीमीटर, पीई है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ है 0.63 सेंटीमीटर। तो यहां से सबसे पहले हम वो भुजाएं लिख लेते हैं। तो पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर आपके पास दिया हुआ था, तो ये पी क्यू पूरी भुजाई है ये वाली। फिर आपके पास पीई दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, पी आर 2.56 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी एफ 0.36 दिया हुआ है। अब आप यहां पर भी देखिए अनुपात निकालेंगे और देखेंगे क्या वो बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब अनुपात देखने को हमने आपको बताया था पहले प्रश्न में कि आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से दो तरीके से अनुपात लिख सकते थे, तो आप यहां पर भी दो तरीके से अनुपात लिख सकते हैं। कोई सा भी एक लिखें, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है ये। जैसे देखिए अगर आप पीई बटे पी क्यू निकाल रहे हैं, तो पीई बटे पी क्यू निकालते हैं तो 0.18 बटे 1.28 आएगा। तो देखो अगर आप दशमलव को हटाएंगे तो आपके पास ये 18 बटे 128 आ गया। अब यहां से आप देखो कि अगर हम इसे 2 से सरल करें तो 2 निम 18 और ये आपके पास 64 आ जाएगा। तो ये आपके पास 9 बटे 64 आया। अब चूंकि आप देखो आपने पीई बटे पी क्यू निकाला है, इसी तरीके की भुजाएं इधर वाली भुजा पर लीजिएगा। तो पीई के जैसी तो पी एफ हो गई और पी क्यू के जैसा पी आर हो गया। तो अब आप यहां पर पी एफ बटे पी आर निकाल कर देखेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो पी एफ आपके पास 0.36 बटे पी आर मतलब 2.56 हो जाएगा। तो आपने देखिए ये दशमलव से दशमलव हटाया तो 36 बटे 256 आपके पास आ गया। 4 से कैंसिल करोगे तो ये 9 आ गया और ये 64 आ गया। तो इस तरीके से 9 बटे 64 आया। तो आपने देखा कि हाँ आपके पास दो अनुपात मतलब ये अनुपात बराबर आ रहे हैं। तो चूंकि पीई बटे पी क्यू बराबर है पी एफ बटे पी आर, अर्थात ये दोनों समानुपाती हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर वाली भुजा के। तो आपने यहां पर तीसरा वाला भाग भी हल कर दिया है। अब आप चाहें तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर मैं आपको जो दूसरा अनुपात निकालने का तरीका बता रहा था वो ये था कि कुछ छात्र होंगे वो पीई बटे ई क्यू निकालेंगे। तो अब उससे भी समझ लीजिएगा आप मेथड 2 पीई बटे ई क्यू निकालेंगे। तो देखो पीई तो 0.18 है बटे, अब चूंकि आपको ई क्यू निकालना है तो पी क्यू 1.28 है और पीई 0.18 है। तो ई क्यू अर्थात क्यू ई जो होगा वो 1.28 में से 0.18 आप घटा देंगे तो आपके पास 1.10 बच जाएगा, अर्थात 18 बटे 110, क्योंकि आप देखिए दशमलव तो हटा ही देंगे। फिर आप देखिए 2 से अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये 9 बटे 55 आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप यहां पर सोचिए कि आपको कौन से अनुपात निकालने होंगे। आपने पीई बटे ई क्यू निकाला, तो अब आप देखो पीई जैसा तो यहाँ पी एफ है और ई क्यू जैसा यहाँ एफ आर है। तो अब आप पी एफ बटे एफ आर निकाल कर देखेंगे यहां पर। तो पी एफ बटे एफ आर, पी एफ आप देखिए आपको दिया हुआ है 0.36 और अब आपको चूंकि एफ आर निकालना है, देखो एफ आर को आप लिख सकते हो
पी आर माइनस पी एफ मतलब 2.56 में से 0.36 आप घटा देंगे तो आपके पास 2.20 बचेगा। तो 36/220 बच गया। अब आप 4 से कैंसिल कर दीजिएगा तो 9/55 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से 9/55 आ गया। तो आपने देखा कि यहां से अपने पास PE बटे EQ बराबर आया है PF बटे FR के। तो अब चूंकि आपने यहां से देख लिया कि बराबर आया है, इसलिए आप समानुपातिकता प्रमेय जो थी आधारभूत, उसके विलोम से बोल सकते हैं कि EF जो भुजा होगी वो QR वाली भुजा के पैरेलल अर्थात समांतर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप किसी भी तरीके से इस प्रश्न को हल करें, उत्तर आपका समान ही आएगा। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि आकृति में यदि LM पैरेलल है CB के, पैरेलल मतलब समांतर है CB के, और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD होगा। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको बोला गया कि LM CB के पैरेलल है, अर्थात LM वाली देखो साइड ये है आपके पास और CB वाली भुजा आपके पास ये वाली है। इसी तरीके से आपको बोला गया है कि LN अर्थात ये वाली भुजा और CD ये वाली भुजा दोनों समांतर हैं। अब आप यहां से गौर करने पर पा रहे हैं कि अगर आपने देखा था किसी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई एक और भुजा दे दी जाए तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आप लगा सकते हैं। जैसे देखो आपके पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ऐसे तो आपके पास बहुत सारे त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहां पर जो मैं आपसे बोल रहा हूं आप उसको एक बार देखिए। त्रिभुज ABC में यदि आप देखें तो आपने देखा कि LM समांतर है BC के। अब चूंकि LM समांतर है BC के, इसलिए आप बोल सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यदि आप इसको लिखेंगे तो अब आपने देखा था कि आपको दो तरीके से अनुपात लिखने होते थे। अब यहां पर आप देखो कि जो आपको सिद्ध करना है वो AM बटे AB है, तो आप देखो लिखने को AM बटे MB भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर चूंकि AM बटे AB लिया हुआ है तो आप उसी तरीके से अनुपात फिर लिखेंगे। तो AM बटे AB आपने लिखा, तो अब देखो आपने इधर AM लिखा हुआ है और बटे AB लिखा हुआ है, तो ध्यान रखो अब आपको दूसरी वाली भुजा में AL बटे AC लेना होगा, क्योंकि आपने देखो AB पूरा लिया हुआ है इतनी भुजा, तो आप इधर भी पूरी भुजा अर्थात AC लेंगे, तो AL बटे AC आपके पास हो जाएगा। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिएगा अपना। अब इसी तरीके से देखो जैसे हमने त्रिभुज ABC में देखा, आप देख सकते हो त्रिभुज ACD में, ACD में आप देखिए कि आपके पास LN समांतर है CD वाली भुजा के, तो अब यहां पर भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाइए। तो आप देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यहां पर भी लगाएंगे, तो यहां से अब देखो AL बटे AC ले लीजिएगा, तो आपने देखो AL लिया और फिर एक पूरी भुजा ले ली AC, तो इसी तरीके से आप देखो इधर AN ले लोगे फिर AD ले लोगे, तो AN बटे AD आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास, इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा, क्योंकि आपने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से दोनों ये अनुपात लिख दिए, ये बराबर होंगे। अब आप यहां से देखिए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख पा रहे हैं कि AM बटे AB AL बटे AC के बराबर है और AL बटे AC AN बटे AD के बराबर है, इसलिए AM बटे AB बराबर, ये तीनों बेसिकली बराबर ही हो जाएंगे, बराबर AN बटे AD हो गया। और अब यदि आप AL बटे AC को यहां से हटा दें, हटाने का मतलब ये हुआ कि चूंकि हमें ये चाहिए ही नहीं सिद्ध करने में, तो इसलिए आपने इसको अलग कर दिया। वैसे तो ये बराबर तो है, लेकिन आप इसको अब लिखेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास सिद्ध हो जाएगा।
आप देखिए यही आपको प्रूफ करना था कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है कि आकृति में डीई और एसी समांतर हैं और डीएफ और एई समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी होगा। अब यहां से आप ये देखिए आकृति आपके पास ये दी हुई है, तो इसमें एक त्रिभुज है एबीसी और आपको बोला गया है कि डीई समांतर है एसी के। तो आप देखिए डीई, तो यहां पर मैं अगर इन भुजाओं को थोड़ा रंग दूं तो डीई आपके पास कुछ ये वाली भुजा है और ये भुजा आपको समांतर बोली गई है एसी वाली भुजा के। तो अब आप यहां से देखो कि अगर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो अगर आप त्रिभुज ए बी सी देखें तो इसमें आपने देखा कि डीई समांतर है एसी के, तो आप यहां पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय तुरंत लगा सकते हैं। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, अब देखिए अगर आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यहां पर लगाएंगे तो आप लिखेंगे बी डी बटे डी ए बराबर बीई बटे ई सी। अब यहां पर ये वाली बात आ सकती है, संदेह हो सकता है कि आखिर हमने बी डी बटे बी ए क्यों नहीं लिखा। आप बी डी बटे पूरी भुजा भी तो ले सकते थे, क्योंकि हमने आपको समझाया था कि आप दोनों तरीके से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहां पर बीई बटे बीसी लिखते। देखिए बीई तो आपके पास ये हो गया और बीसी पूरी वाली भुजा ले लेते फिर अंत में हर में। अब वो देखते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा है। अब आप यहां पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो आपको प्रश्न में सिद्ध करवाया गया है वो बीई बटे ईसी करके दिया हुआ है। तो ध्यान रखो बीई बटे ईसी हमारे पास, हमने बीसी नहीं लेंगे तभी मिलेगा, इसलिए हमने पूरी पूरी भुजा ना लेकर इधर हर में डीए लिया है और इधर हर में हमने ईसी लिया है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया, तो इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब यहां से आप ये देखो कि आपको आगे बोला गया कि डी एफ समांतर है एई के, तो आप देखो डी एफ मतलब आपके पास ये वाली भुजा और एई मतलब ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा समांतर हैं। तो अब चूंकि ये दोनों भुजा आपको समांतर दिखाई दे गई, अर्थात अब यदि आपको त्रिभुज लेना होगा तो आप वो त्रिभुज ए बी ई वाला लेंगे, क्योंकि आप देखिए इन दोनों त्रिभुजों में जो आधार है वो ए ई डी एफ के समांतर है। तो चूंकि डी एफ समांतर है ए ई वाली भुजा के, इसलिए अब आप यहां पर भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देंगे। तो यहां हम लिख देते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यदि आप यहां पर अब लिखेंगे तो ध्यान रखें आपको त्रिभुज ए बी ही का ही लिखनी है भाग, तो बी डी बटे डी ए आप लिख सकते हैं बराबर। अब देखो आपने बी डी बटे डी ए लिया है, तो अब आप इसी त्रिभुज में बी एफ बटे एफ ई लेंगे, तो आपने बी एफ बटे एफ ई लिख दिया। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो आपने देखो समीकरण संख्या 1 और 2 तो लिख दी। अब आप समीकरण 1 व 2 से यदि देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बी डी बटे डी ए बीई बटे ईसी के बराबर है और बी डी बटे डी ए बी एफ बटे एफ ई के भी बराबर है। इसलिए ये तीनों मतलब आपस में बराबर हो गए, क्योंकि बी डी बटे डी ए दोनों के बराबर है, बीई बटे ईसी के भी और बी एफ बटे एफ ई के भी। तो अब चूंकि आपको सिद्ध करना है उसमें बी डी बटे डी ए का कोई भाग है ही नहीं, मतलब कोई रोल नहीं है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं अतः बीई बटे ईसी बराबर बी एफ बटे एफ ई। इस तरीके से आपने देखा कि ये वाला भाग जो हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था वो कंप्लीटली आपने प्रूफ कर दिया है। अब देखिए यदि हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ आए तो उसमें आपको बोला गया है कि आकृति में डीई और OQ समांतर हैं और
DF तथा OR समांतर हैं, तो दर्शाइए कि EF और QR भी समांतर होंगे। अब यहां से सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हमें जो जो समांतर दिए हुए हैं हम वहां उसको थोड़ा पीली लाइन से थोड़ा स्केच कर देते हैं ताकि आपको समझ में ढंग से आ जाए। DE और OQ समांतर दिए हुए थे, तो देखो DE आपके पास ये वाली भुजा है और OQ आपके पास ये वाली भुजा है। अब आप देखो कि DE और OQ आपको समांतर दिए हो, तो आपको यहां से हिंट मालूम पड़ जाएगा कि आपको आखिर कौन सा त्रिभुज लेना होगा। तो यहां से आप देखिए कि अगर आप त्रिभुज PQO ले लें, क्योंकि देखिए अगर मैं त्रिभुज PQO ले लूं तो यहां पर आप देखिए कि इसमें PQO ये वाला त्रिभुज आपके पास बनेगा और इसमें जो आधार है वो QO है, तो उसके समांतर एक भुजा दी हुई है DE। तो त्रिभुज PQO यदि हमने लिया तो इसमें आपने देखा कि DE समांतर है OQ वाली भुजा के। अब चूंकि ये समांतर है तो आपने सीखा था कि आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। अब यहां पर आपको अनुपात लिखने होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो अब आप अनुपात में किसी भी तरीके से अनुपात ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है कि यही सिद्ध करना है। यहां पर आपको बस इतना सिद्ध करने को बोला गया है EF समांतर है QR के, मतलब कोई भी अनुपात तो नहीं दिया गया पिछले प्रश्नों की तरह। तो अब यहां से आप देखो कि चूंकि ये समांतर है और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब आपने देखो इस वाले भाग को तो हल कर दिया। अब आप आगे पढ़ते हैं तो आगे आपको दिया हुआ है DF समांतर है OR के। तो देखिए DF वाली भुजा आपके पास ये है और OR वाली भुजा आपके पास ये है। तो अब आपको यहां से भी हिंट मिल जाएगा कि आपके पास एक त्रिभुज मिला है, त्रिभुज POR वाला। तो यहां पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज POR में। तो त्रिभुज POR में यदि आप देखोगे तो आपको जो भुजा है DE वो आधार OR के समांतर है। तो चूंकि DF समांतर है OR के, इसलिए आप यहां पर भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां से आप देखो अगर आप प्रमेय लगाएंगे तो ध्यान रखें PD बटे PO आप लिख सकते हैं लिखने को तो, लेकिन आप उन्हीं को लिखिए। देखो जैसे PD बटे DO हमारा समीकरण संख्या 1 में आ गया, तो आप उसी को लिखिएगा। तो PD बटे DO। इसी तरीके से आप देखो इधर वाली भुजा में आप लिखोगे PF बटे FR। इसको आपने समीकरण संख्या 2 लिख दिया। अब आप देखो समीकरण संख्या 1 व 2 से, समीकरण संख्या 1 व 2 से यदि आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि PD बटे DO PE बटे EQ के भी बराबर है और PD बटे DO PF बटे FR के भी बराबर है। इसलिए PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PD बटे DO बराबर PF बटे FR। अब ये तीनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन यदि हम PD बटे DO को ना लिखें तो PE बटे EQ बराबर हम PF बटे FR लिख सकते हैं। अब यहां से देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है PE बटे EQ और PF बटे FR। तो यहां से आप देखो PE बटे EQ और PF बटे FR, अर्थात आप देखो ये बेसिकली अनुपात आपको दिए हुए हैं और ये दो अनुपात आपके देखो ये EF और QR वाली भुजा के लिए अगर समान हो सकते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए जब आपके पास ये वाला पार्ट आ गया निकालने पर, तो अभी आप लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, क्योंकि अब आपके पास अनुपात बराबर आ गए हैं। तो विलोम में आपने सीखा था कि यदि अनुपात बराबर हो जाए तो अब आप भुजाएं को समांतर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखो अब जो आप भुजाएं समांतर बोलोगे वो EF और QR बोल दोगे। तो आप बोल सकते हो अतः
ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर वाली भुजा के। तो इस तरीके से आपने इस वाले भाग को हल कर दिया है। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। चलिए सबसे पहले हम इन बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो देखिए OP क्रमशः लिखा हुआ मतलब OP पर बिंदु A स्थित है, तो आप देख सकते हो OP ये वाली जो रेखा है उस पर बिंदु A स्थित है। इसी तरीके से OQ वाली रेखा पर बिंदु B स्थित है, तो आप देखिए OQ वाली रेखा पर बिंदु B स्थित है और OR पर बिंदु C स्थित है, तो आप देख सकते हैं OR पर बिंदु C भी स्थित है। फिर आपको बोला गया है कि AB समांतर है PQ के, तो यहां से देखिए AB समांतर है PQ के मतलब ये वाली भुजा AB वाली भुजा PQ वाली भुजा के समांतर आपको दे दी गई थी। इसी तरीके से AC समांतर है PR के, इसको हम बाद में बनाएंगे। तो आपको अंत में दर्शाना है कि BC समांतर होगी QR के। तो आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि BC और QR परस्पर समांतर हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपने जैसे ये लिखा कि AB और PQ समांतर हैं, तो आप देखिए आखिर ये दोनों भुजाएं कौन से त्रिभुज में आ रही हैं। तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये दोनों भुजाएं तो त्रिभुज OPQ में आती हैं। इस तरीके से आप त्रिभुज OPQ को अभी हमने बना दिया। तो त्रिभुज OPQ में अब आपने देखा त्रिभुज OPQ में AB समांतर है PQ के, तो अभी आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। यहां पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यदि आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आप लिखोगे OB बटे BQ। तो देखो जैसे आपने OB लिया और फिर आपने BQ लिया, तो इसी तरीके से आप यहां पर भी लेंगे। तो OB लिया है तो पहले OA लेंगे, फिर आपने BQ लिया है तो फिर आप यहां पर AP लेंगे। इस तरीके से आपने इसको समीकरण संख्या 1 लिख दिया। अब यहां पर आप ये देखो कि हमने ये तो समझ में आ गया कि त्रिभुज OPQ में आपने AB और PQ समांतर दिए थे, तो आपने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दी। अब आप इसी तरीके से देखो आपको दिया हुआ था कि AC और PR समांतर हैं, तो देखिए AC वाली भुजा मतलब ये वाली भुजा और PR वाली भुजा मतलब ये वाली भुजा, तो ये दोनों समांतर है। तो अब आपको ऐसा त्रिभुज देखना है कि इन दोनों भुजाओं को जो सम्मिलित रखता हो। तो आप देख रहे हैं ऐसा त्रिभुज आपके पास त्रिभुज OPR है। आप देखो त्रिभुज OPR में ये दोनों भुजाएं आपके पास आ रही हैं AC और PR जो कि समांतर थी। तो अभी आप त्रिभुज OPR को ले लेंगे साथ में। त्रिभुज OPR में देखिए AC समांतर थी PR वाली भुजा के, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का आप उपयोग करेंगे। तो अब यहां से यदि आप अनुपात लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो देखिए आपके पास क्या अनुपात आ जाएंगे उसको हम समझ लेते हैं। अब आप यहां से देखो आप लिखोगे OA बटे AP। आपने देखो OA बटे AP लिखा है, तो इधर आप देखो OC बटे CR लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने OC बटे CR लिख दिया। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब आप यहां पर गौर करेंगे तो पाएंगे समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ है OB बटे BQ बराबर OA बटे OP और समीकरण 2 में OA बटे OP बराबर OC बटे CR, मतलब OA बटे AP यहां पर भी आ रहा है और OA बटे AP यहां पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो OB बटे BQ बराबर OA बटे AP बराबर OC बटे CR। अब ये तीनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन अगर हम नीचे एक लाइन में लिखें तो मैं यहां पर देखिए OB बटे OQ लिख रहा हूं और OC बटे CR लिख रहा हूं। ये एक्चुअल में बराबर तो है, लेकिन बस हम इसे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है हमें उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो आप यहां पर गौर करने पर पाएंगे कि
ओ बी बटे ओ क्यू आपके पास लिखा है, तो आप देखो ओ बी बटे बी क्यू, ओ सी बटे सी आर आपके पास ये दिया हुआ है। तो आपने देखा कि ये तो आपके पास आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम लिखा हुआ है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, तो आप देखो इसके विलोम से यदि आप लिखोगे तो आप यहां पर लिख सकते हो कि जो ये बीच में रेखा आ रही होगी जो कि इस अनुपात को बना रही है, तो बीच में तो देखो रेखा आपके पास बीसी वाली आ रही है और इधर देखो क्यू आर आ रही है। तो अब आप यहां से बोल सकते हैं अतः बीसी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। तो आप देखो यही आपको सिद्ध करने को बोला गया था, यहां पर लिखा भी है, दर्शाइए कि बीसी समांतर होगी क्यू आर के। तो आपने देखिए उसको सिद्ध भी कर दिया है कि बीसी और क्यू आर परस्पर समांतर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात प्रमेय 6.1, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ही थी। इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहां पर आपको इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम सबसे पहले जितने जल्दी फिगर बना लेंगे अर्थात एक चित्र बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रश्न। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं कोई सा भी। तो आपने देखिए एक ये त्रिभुज बना दिया। अब यहां पर आपको त्रिभुज का नाम हमने दे दिया ए बी सी। अब बोला गया कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो आप पहले कोई सी भी एक भुजा ले लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिएगा हमने एक भुजा ए बी ली, तो इसका मध्य बिंदु हमने मान लीजिएगा ई ले लिया। तो ए बी का मध्य बिंदु हमने ई ले लिया। तो मैं लिख भी देता हूं, माना ए बी का मध्य बिंदु ई है। फिर आपसे बोला गया कि इस बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। तो अब चूंकि आपने देखो ए बी एक भुजा ले ली, तो आपके पास दो भुजाएं बची हैं केवल ए सी और बी सी। तो आप कोई सी भी एक भुजा ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा हमने बी सी ली, तो इसके समांतर आपको एक रेखा खींचनी है। तो देखिए ई से मैं बी सी के समांतर एक रेखा खींचता हूं, तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से वो रेखा मिल जाएगी। फिर बोला गया कि जो ये रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात देखो ये जो बिंदु होगा, ये आपसे बोला गया है कि सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा अर्थात AC है उसको समद्विभाजित करेगा। तो देखिए हम इसको F बिंदु मान लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपको AB का मध्य बिंदु E पता है और पता है कि EF समांतर है BC वाली भुजा के। अब आपको जो सिद्ध करना है यहां पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि कभी कभी हमें यही नहीं समझ में आएगा कि आखिर सिद्ध क्या करना है, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे प्रश्न में। तो जो सिद्ध करना है आपको वो सिद्ध करना है कि F AC का मध्य बिंदु है। या आप देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो मैंने एक भाषा के तौर पर लिख दिया कि F AC का मध्य बिंदु है, लेकिन गणितीय रूप में आप इसे कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि AF बटे AC बराबर 1/1 आना चाहिए। मतलब AF और AC बराबर होने चाहिए। या आप बोल सकते हैं या AF बराबर AF बटे FC आएगा यहां पर। या फिर आप चलिए AF बटे AC बोलेंगे तो ये आपके पास 1/2 आना चाहिए, क्योंकि देखो AC का आधा मतलब AF हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं AF बराबर AC। तो आपको जब ये समझ में आ गया कि आपको क्या सिद्ध करना है, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ध्यान रखें ये जो मैंने लिखे हैं या करके, तो ये सभी एक ही बातें हैं, बस अलग अलग रूप में लिखी गई हैं। तो आप कोई भी बात को एक को प्रूफ कर दीजिएगा, आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब यहां से आप ये देखो कि आपको EF पैरेलल बोल दिया गया है BC के। तो अब देखो EF और BC समान जो समांतर हैं, ये त्रिभुज ABC में आपके पास आ रही हैं। तो अभी आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में आपको बोला गया था कि EF समांतर है BC के।
देखिए इसके बाद यहां पर हम हल कर रहे हैं, तो अब चूंकि ये समांतर हैं तो आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे, अर्थात प्रमेय 6.1 जो कि आपकी पुस्तक में दी हुई है, तो आप उस प्रमेय को यहां पर लगा देंगे। जब आप वो प्रमेय यहां लगाओगे तो आप देखो पाओगे कि ए ई बटे ई बी बराबर, देखिए ए एफ बटे एफ सी होना चाहिए, क्योंकि आपने आधारभूत प्रमेय से पढ़ा था कि ये अनुपात बराबर आते हैं। तो ए ई बटे ई बी यदि आप निकालोगे तो ए एफ बटे एफ सी आएगा। और आप देखो ए ई बटे ई बी, चूंकि ये ई मध्य बिंदु था अर्थात ये बराबर होंगे ए ई और ई बी, तो 1:1 हो गया, तो ए एफ बटे एफ सी आ गया। तो यहां से यदि आप तिरछा गुणा करोगे तो आपके पास ए एफ बराबर ये आपके पास एफ सी आएगा, ध्यान रखें। तो देखो जब आपने तिरछा गुणा किया तो ए एफ बराबर यहां से आपके पास एफ सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सिद्ध भी कर दिया है। अब यहां पर आप एक बात ये समझ लीजिएगा कि यदि कुछ छात्रों को ये संदेह है कि आखिर हमने ए एफ बराबर एफ सी तो सिद्ध कर दिया, मतलब ये हम ए एफ बटे ए सी को कैसे सिद्ध करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि देखो ए एफ बटे ए सी आपको 1/2 प्रूफ करना है बेसिकली। तो ए एफ बटे ए सी को आप लिख सकते हो ए एफ प्लस एफ सी, और आप जानते हो आपने ये तो सिद्ध कर ही दिया है कि ए एफ और एफ सी बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हो एफ सी बटे 2 एफ सी, क्योंकि आपने ए एफ की जगह जहां जहां ए एफ है वहां एफ सी लिख दिया, मतलब यहाँ एफ सी लिख दिया, यहाँ एफ सी, एक एफ सी यहाँ पर है, तो ये देखो आपके पास हल करने पर 1/2 ही आ गया। तो बेसिकली आपने इसको भी सिद्ध कर दिया 1/2। तो आप कोई सा भी एक कर सकते थे, ये तो मैंने आपके उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है कि आखिर अगर आपको ये सिद्ध करना है तो वो आप कैसे सिद्ध करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम, अर्थात आपकी पुस्तक में जो प्रमेय 6.2 दी हुई है का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां पर भी देखिए सबसे पहले आप यहां पर एक चित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र बनाने से आपको ये बहुत आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको क्या सिद्ध करना है। क्योंकि ये तो देखिए आपके पास भाषा लिखी हुई है, कभी कभार भाषा से नहीं समझ में आएगा, तो आपको गणितीय रूप में पहले समझ में आएगा कि आखिर क्या सिद्ध करना है। यहां से देखिए हमने एक त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज का नाम हमने ए बी सी लिख दिया। अब आपको बोला गया कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु हो, तो दो भुजाएं जैसे आपने ए बी और ए सी ले ली, तो इनके मध्य बिंदु अर्थात ए बी का मध्य बिंदु आपने ई ले लिया और ए सी का मध्य बिंदु आपने एफ ले लिया। तो बोला गया कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अर्थात ई और एफ को अगर हम मिला दें, तो देखिए अगर हमने ई और एफ को मिलाया तो आपके पास कुछ ऐसा बन गया। तो आपको बोला गया है ये जो रेखा है ई एफ वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो आपने देखो दो भुजाएं ए बी और ए सी ली थी, तो तीसरी भुजा मतलब बी सी बची है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ई एफ बी सी के समांतर होगी, यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको बोला गया है ई व एफ क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। ये आपको बेसिकली पता भी है क्योंकि प्रश्न में बोला गया था ये। तो अब आपको जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। सिद्ध आपको करना है कि ई एफ समांतर है बीसी वाली भुजा के। तो अभी आप देखो कि आखिर हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए आपने सीखा था कि आप अनुपात निकालिए सबसे पहले, तो ए ई बटे ई बी निकालेंगे इधर। तो इसी तरीके से देखो मैं इधर ले लेता हूं ए ई बटे ई बी। तो अगर देखो ए ई और ई बी बराबर होंगे क्योंकि ई तो ए बी का मध्य बिंदु है, तो अगर आपने ई एक्स लिया है ए ई तो ई बी भी आपके पास एक्स ही हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से आप देखो आपको बोला गया था एफ ए सी का मध्य बिंदु, अर्थात ए एफ जो दूरी होगी, मतलब आपने यदि इस दूरी को वाई लिया है ए एफ को, तो वही दूरी एफ सी भी हो जाएगी, अर्थात ये वाली दूरी भी आपके पास वाई हो जाएगी।
तो आप ए ई बटे ई बी निकालिए सबसे पहले। तो x बटे एक्स आ गया, मतलब 1 आ गया, क्योंकि ये तो आपको दिया हुआ ही था बेसिकली। अब इसी तरीके से आप ए एफ बटे एफ सी निकालेंगे, तो अर्थात y बटे वाई, तो ये भी आपके पास 1 ही आ जाएगा। तो आपने यहां से देखा कि चूंकि ए ई बटे ई बी बराबर ए एफ बटे एफ सी, तो आपने देखा कि ये दोनों अनुपात जो आपने निकाले हैं वो तो बराबर आ रहे हैं। इसलिए अब आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो अब आपने सीखा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम में दिया हुआ था कि यदि अनुपात बराबर है तो आप बोल सकते हैं कि वो अनुपात किन बिंदुओं से पास हो रहे हैं। तो आप देखो ये जो अनुपात है वो ई और एफ वाले बिंदुओं से पास हो रहे हैं, अतः आप बोल सकते हैं कि ई एफ जो भुजा होगी वो तीसरी भुजा अर्थात बीसी के समांतर अर्थात पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको सिद्ध कर दिया है। अब चलिए प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि ए बी सी डी एक समलंब दिया हुआ है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ए बी और डी सी समांतर हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक समलंब बना लेते हैं और जो जो आपको रचना करने को एक तरीके से बोला गया है उसको कर लेते हैं, फिर हम आगे समझेंगे कि प्रश्न में क्या बोला गया है सिद्ध करने को। तो सबसे पहले आप देखिए, आप एक अभिलंब बनाएंगे। तो अभिलंब यदि आप बनाएंगे तो देखिए ये आपके पास हम अभिलंब बना रहे हैं। तो एक तरीके से ये आपने अभिलंब बना दिया। अब इस अभिलंब का हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इस अभिलंब में बोला गया था कि ए बी और डी सी समांतर हैं, तो आप देखिए आपने ए बी और डी सी समांतर बना दिए। फिर आपको बोला गया कि इनके जो विकर्ण है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए हम इनके विकर्ण भी बना देते हैं। तो देखिए सबसे पहला विकर्ण अगर हम डी और बी को ज्वाइन कर दें तो ये आपने डी बी बना दिया, और दूसरा विकर्ण आपने ए और सी बिंदु को ज्वाइन कर दिया अर्थात ए व सी सीड्स को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपने दोनों विकर्ण बना दिए, और देखो आपको इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, आपने इस बिंदु को ओ बोल दिया। अब चूंकि आपने ये रचना कर ली, फिर आप देखिए आपको बोला गया कि दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ होगा। तो अब आप यहां से ये देखिए कि आखिर हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो अभी आप बिंदु ओ से डी सी के समांतर या ए बी किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दीजिएगा। तो मान लीजिएगा हम माना ओ से डी सी के समांतर रेखा खींचते हैं। तो अगर आप डीसी के समांतर ओ से एक रेखा खींचेंगे तो देखिए डीसी के समांतर यदि आप एक रेखा खींच रहे हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और मान लीजिएगा ये आपके पास ई बिंदु पर मिल गई और ये आपके पास एफ बिंदु पर मिल गए। तो आपने रेखा खींच ली और आपको ये पता लग गया कि आखिर वो एडी वाली भुजा को ई बिंदु पर कट करी और बीसी वाली भुजा को एफ बिंदु पर कट करी है। अब यहां से आप ये देखो कि जो ई एफ है वो तो डीसी के समांतर आपने खींची है। अगर ई एफ डीसी के समांतर है तो आपको तो ये भी समझ में आता है कि ओ ई वाली भुजा भी तो डीसी के समांतर ही होगी, क्योंकि ई एफ का ही तो एक छोटा सा पार्ट है ओ ई। तो दोनों ये आपस में भी समांतर होंगे ओ ई और डीसी। अब आप ये देखो ओ ई और डीसी कौन से त्रिभुज में आपके पास ये वाली भुजाएं आ रही हैं। तो आप देखो ओ ई और डीसी वाली भुजा हमको ये देखनी है कि कौन से त्रिभुज में आ रही है। तो आप यहां पर बिल्कुल आसानी से पा रहे हैं कि ये आपके पास त्रिभुज ए डी सी में आ रही हैं। अर्थात अब आप त्रिभुज ए डी सी में सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज ए डी सी में अब आप आधारभूत
समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो आप देखो, अगर आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे और आपको पता है OE और DC समांतर है, मैं यहां लिख भी देता हूं अलग से, OE समांतर है DC के, तो आपने सीखा था कि आप लिखोगे AE बटे ED बराबर OA बटे OC। तो ये आपके पास हो गया पहला समीकरण। अब इसी तरीके से आप ये देखिए कि यहां पर यदि हम देखें आगे, तो जो OE होगा वो AB के भी समांतर होगा, क्योंकि AB DC के समांतर है। तो यहां से आपने देखा है जो AB वाली भुजा है और OE वाली भुजा है, ये भी तो आपस में समांतर ही होंगी, क्योंकि देखो AB समांतर DC के, तो पहले से ही आपको प्रश्न में दिया हुआ है, और चूंकि आपने जो OE बनाई है वो DC के समांतर है, इसका मतलब ये हुआ कि AB और OE ये भी आपस में समांतर ही होंगे। तो आपने देखो OE और AB पर एक ऐसे लाइन बना दी। तो अब आपको समझना है कि आखिर OE और AB ये कौन से त्रिभुज में ऐसी दो रेखाएं आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज ADB के भाग बन रहे हैं। त्रिभुज ADB में आप देख सकते हो आपके पास OE और AB दोनों आ रही हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ADB में। अब त्रिभुज ADB में आपने देखा कि जो AB है वो OE के समांतर है, तो आपने OE समांतर AB लिख दिया। तो चूंकि अब ये समांतर है, तो अब आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करके यहां पर अनुपात लिख सकते हैं। तो अब देखो यहां पर यदि आप अनुपात लिखोगे तो आप लिखोगे DE बटे AE, DE बटे AE बराबर, अब देखो आपने पहले DE लिया है, ध्यान रखें, फिर आपने AE लिया है। तो अभी आप देखो इस वाली भुजा पर पहले आप OD लोगे फिर OB लोगे, तो आपने लिखा OD बटे OB। तो देखिए आपने DE बटे AE तो लिख दिया, लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, अर्थात इसका व्युत्क्रमण कर दें, दोनों तरफ करना पड़ेगा हमें, तो AE बटे ED आपके पास ये हो जाएगा OB बटे OD के बराबर। तो यहां से आप देखिए इसको समीकरण संख्या 3 मान लेते हैं और इसको हमने 2 मान लिया। अब आप समीकरण संख्या 1 व 3 से देख रहे हैं। समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 समीकरण से यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि AE बटे ED OA बटे OC के बराबर है, और इधर AE बटे AB ED OB बटे OD के बराबर है। इसका मतलब OA बटे OC बराबर OB बटे OD हो जाएगा। और यहां से देखो अगर आप OB और OC इन दोनों का आपस में क्रम बदल दें, अर्थात OB को हम यहां पर नीचे ले आए और OC को हम यहां ऊपर ले आए, तो आपके पास हो जाएगा OA बटे OB बराबर OC बटे OD। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सिद्ध भी कर दिया है। तो आप देख भी सकते हैं, आपको सिद्ध करने को बोला गया था AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो देखिए CO या आप OC लिखें, मतलब कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो सब बराबर ही होते हैं। तो इस तरीके से आप देखो OA बटे OB बराबर OC बटे OD, ये आपके पास आ चुका है। तो अब देखिए हम प्रश्नावली 6.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब होगा। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको बोला गया कि एक चतुर्भुज ABC आपको बनाना है। तो देखिए आप एक चतुर्भुज बना दीजिएगा ABC। तो मैं एक चतुर्भुज ABC बना देता हूं यहां पर, सॉरी ABCD।
आप कैसा भी चतुर्भुज बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहां से अब आप देखो कि आपने इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। फिर आपको बोला गया कि इस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अर्थात अब आप विकर्ण खींचेंगे इसके, अर्थात अब आप डी और बी को मिला देंगे और इसी तरीके से आप ए और सी को मिला देंगे। तो आपने जब इनको मिलाया तो आपको ये पता लग गया कि ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अर्थात ये वाला बिंदु ओ है जो इन दोनों विकर्णों का कटान बिंदु है। फिर आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, दिया गया है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। और आप देखिए आपको सिद्ध करने को बोला गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिद्ध करना है। अब यहां से आपको ये तो समझ में आ रहा है कि सिद्ध करना है, ये तो सबको पता है कि समलंब सिद्ध करना है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि जब आप इसको करेंगे तो आपके सामने कहीं लिख के आ जाएगा समलंब हो गया ये। आपको तो बेसिकली गणितीय रूप में कुछ सिद्ध करना होगा, तब आप बोल पाएंगे कि समलंब है। तो आप जानते हैं कि यदि आपको समलंब सिद्ध करना है कोई भी त्रिभुज, सॉरी कोई भी चतुर्भुज, तो आपको उसकी कोई भी दो भुजाएं समांतर सिद्ध करनी होंगी। अर्थात यहां पर आप देखो, आप ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध कर देंगे। तो बेसिकली आपको समलंब सिद्ध करना है, इसका मतलब गणितीय रूप में आपको ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इसका हम हल कैसे करेंगे। तो यहां से सबसे पहले आप ओ से होती हुई एक ए बी के समांतर रेखा खींच दीजिएगा। ओ से होती हुई ए बी के समांतर रेखा, तो देखिए अगर हमने खींची यहां पर तो ये मान लीजिएगा बिंदु ई पर मिल गई। तो ओ सी हमने एक रेखा खींची थी ए बी के समांतर जो ओ पर मिल गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि ओ ई जो रेखा होगी वो ए बी के समांतर हो जाएगी। अब यहां पर आप ये देखो कि ए ई के समांतर आपके पास, सॉरी ए बी के समांतर ओ ई वाली रेखा आई है। तो अब आपको ये देखना है कि आखिर ये दोनों रेखाएं कौन से त्रिभुज में बन रही हैं। तो आप देख रहे हैं आसानी से, ये आपको पता लग रहा है कि ये तो त्रिभुज आपके पास ए डी बी में बन रही है। तो अब आप त्रिभुज ए डी बी में सहारा लेंगे, त्रिभुज ए डी बी में। अब चूंकि आपके पास दो परस्पर भुजाएं समांतर आ गई हैं इसमें, तो आप लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आपने सीखा था कि यदि ये बराबर आ रही हैं तो अभी आप लिखेंगे, देखो ए ई बटे ई डी, वैसे आप देखो डी ई बटे ए ई लिखोगे, बटे ओ डी बटे ओ बी लिखोगे, लेकिन देखिए हम व्युत्क्रम तो कर ही सकते हैं। तो ध्यान रखें व्युत्क्रम कर रहे हैं तो दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, मतलब इधर ए ई बटे डी ई कर रहा हूं। आप देखो मैंने व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर में, हर को अंश में बदल दिया, ए ई अंश में पहुंच के डी ई हर में, तो इधर हो जाएगा ओ बी अंश में और ओ डी हर में। तो इस तरीके से आपने इसको समीकरण संख्या 1 बोल दिया। अब आप ये देखिए कि आपको बोला गया है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, लेकिन यहां ओ बी बटे ओ डी, अर्थात आपके पास ये बी ओ डी ओ लिखे हुए हैं, यहां पर आपने ओ बी ओ डी लिखे हैं, तो आपको इससे तो कोई भी दिक्कत है नहीं क्योंकि ये सभी बराबर ही होते हैं। अब यहां से आप ये देखो कि ओ बी बटे ओ डी आपके पास आया ए ई बटे डी ई के बराबर, और जो आपको दिया हुआ था वहां से यदि आप देखेंगे तो ए ओ बटे सी ओ ये आपके पास हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ। देखिए मैंने अभी क्या किया है इसमें समझ लेते हैं, सी ओ और बी ओ को मैंने स्थान चेंज कर दिया है, तो ये बी ओ बटे डी ओ आ गया। तो बी ओ बटे डी ओ बेसिकली आपको ए ओ बटे सी ओ दिया हुआ है, तो इसलिए आपके पास हो जाएगा ए ई बटे डी ई बराबर, अब यहां से देखो ओ बी बटे ओ डी मतलब ये आपके पास दिया हुआ है, तो ये आपके पास ए ओ बटे सी ओ हो जाएगा। तो ए ओ बटे सी ओ आपने ये लिख दिया, तो ये आपके पास समीकरण संख्या 2 हो गया। अब यहां से आप ये देखो समीकरण 1 व 2 से यदि हम इसको हल करें, 1 व 2
से। तो बेसिकली ये आपके पास एक व दो से कह रहा हूं। यहां पर मैं इसको अगर दो बोल दूं तो, और इसको एक बोल दूं, तो यहां पर हमने एक व दो से इसको यहीं पर हल कर दिया है। तो ये बेसिकली ये आपके पास आ चुका है। इसको हम समीकरण संख्या 3 बोल देते हैं। तो ये समीकरण संख्या 3 आ गया। अब आप यहां पर देखो कि समीकरण संख्या 3 में जो आपको बोला जा रहा है ए ई बटे डी ई, तो देखिए आपको समीकरण संख्या 3 में बोला गया ए ई बटे डी ई, मतलब ये वाली भुजा, बराबर ए ओ बटे सी ओ, मतलब देखिए ए ओ बटे सी ओ, मतलब ये वाली भुजा दी हुई है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, तो अभी आप देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यहां पर आप देखोगे कि जो अगर ये अनुपात बराबर हैं तो ओ ई डीसी के समांतर हो जाएगा। तो ओ ई समांतर डीसी आपके पास हो जाएगा। अब देखो ये तो आपको पता लग गया ओ ई बटे ओ ई समांतर हो गया डीसी के, और आपने स्टार्टिंग में ही जो रचना करी थी वो किया था आपने ओ से ई, जो रेखा खींची थी वो ए बी के समांतर थी। तो अब देखो चूंकि ओ ई समांतर था ए बी के, अब आप देखो ओ ई समांतर है डीसी के भी और ओ ई समांतर है ए बी के भी, इसलिए आप लिख सकते हो ए बी समांतर हो जाएगा डीसी के। और जैसे ही आपने ये लिख दिया कि ए ई समांतर है डीसी के, तो बेसिकली आपको गणितीय रूप में यही सिद्ध करना था कि ए बी और डीसी समांतर हो जाएगा। तभी तो आप बोल पाएंगे कि ए बी सी डी एक समलंब होगा। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न संख्या 10 भी हल कर दिया है।